Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Justice Mansoor Ali Shah Sahab, Chief Justice Sindh High Court, Anwar Ali Sheikh Sahab, Honorable Judges of the Sindh High Court, Mr. Murtaza Wahab, Advisor on Law, Salahuddin Saab, President, Sindh High Court Bar Association, members of the Sindh High Court Bar, honorable guests, lawyers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा। मुर्तज़ा मुझे जानता है, शेर व शायरी में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली गलत पढ़ जाऊँगा, लेकिन आज शाह साहब भी बैठे नीचे, वो भी जानते हैं, लेकिन आज फैज़ अहमद फैज़ साहब की 37th बरसी है और फैज़ साहब हमारे इस मुल्क के मशहूर शायरों में से एक हैं। हमारी सिंध की धरती में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जैसे शायर जो हमेशा जिंदा रहते हैं, अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उसी तरीके से उसी कैटेगरी में फैज़ अहमद फैज़ आते हैं और उनके जो अशार हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। अगेन मैं अगर गलती करूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जहां बचा के चले। तो आज जो मैं कुछ कहूंगा अपने दिल की बात बड़ी रिलेवेंट है, बड़ा कोशिश करूंगा कि अपने जिस्म और जान को बचाता हुआ चलूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, Salahuddin Saab, I thank you very much for inviting me here today. It's indeed an honor to be here at this prestigious event. Actually, यहाँ आके, when I came here, felt a bit nostalgic. I can claim that I've been on this grand lawn of the Sindh High Court before most of you here. Not saying all, they obviously very senior people. And I'm talking about almost half a century ago. My father was a practicing lawyer at the Sindh High Court. वो मेरी बड़ी बहन और मुझे स्कूल से लेके उनके केसेस चल रहे होते थे। He would bring us here, वो अपने ब्रीफ्स के लिए कोर्ट में चले जाते थे और हम इन्हीं बागों में खेलते रहते थे। तो मुझे वो मेमोरीज याद आ गई and I'm so happy to be back here today. I can't say the same for the building on my right, unfortunately. I'm sorry, if I say something which is not about, मैं बताता हूँ क्यों। कि उस दिन के लेट 60s की बात कर रहा हूँ मैं, 40 साल बाद I had to bring my father to this building. A person who served as the chief executive of the province in a wheelchair, suffering from a terminal illness, to get bail so that in that condition he is not imprisoned. So I don't have very fond memories of this building on the right because of that, and later on because of certain events that will talk about today. और यही मेरी आज की तकरीर, जो मैंने इधर कहा कि मुझे आए तो मुझे जरूर सोचा मैंने कि what I will say. This leads to the topic of my speech here today. और वो है इस मुल्क का आईन, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I'm sure I'm talking in front of people who know the Constitution backwards, so मैं अपने जो thoughts हैं वो जरूर इधर बताऊंगा आइन के बारे में। आइन हमारा एक तोहफा था
जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को दिया। इस मुल्क की तरक्की, बल्कि मैं कहता हूं इस मुल्क की एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन हाउ द वे एंड मैनर वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इस मुल्क में हर शहरी पे यह फर्ज है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी करे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड आई विल जस्ट कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, द वर्ड्स प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, सिर्फ 3 ग्रुप्स को दिया गया है। इट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ऑल ऑफ अस आर सिटिंग हियर टुडे। इसके अलावा किसी को, एवरीबडी हैज टू फॉलो, यू टेक ओथ टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, बट टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड यानी दिफा करना उसका, ये सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम है। हम तीनों को साथ मिलकर वी हैव टू वर्क इन टैंडम टू fulfill this requirement, to fulfill this duty that the Constitution lays upon us. But unfortunately, some of the institutions, I'll not say all, and I'll explain that, have been weakened over the years. मैं लेजिस्लेचर से शुरू करूंगा। मैं लेजिस्लेचर का पार्ट हूं। आई बीन अ मेंबर सिंस 2002। हमारी जो 73 का आइन था, अब लेजिस्लेचर में आने के लिए आपको जरूर कोई क्वालिफिकेशंस चाहिए, कोई डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं विच बार यू फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। जो 73 का आइन था, ओरिजिनल फॉर्म में जो आया था, उसमें क्वालिफिकेशंस जो थी वो सिर्फ 2 थी। आप पाकिस्तान के शहरी हो और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में आने के लिए आप कम से कम 25 साल के हो, और सेनेट में जाने के लिए आप 30 साल के हो। ये 2 क्वालिफिकेशंस थी, और कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस थी जरूर, कि अगर आप, इफ यू आर ऑफ एन अनसाउंड माइंड, यस यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप दोहरी शरीयत रखते हैं, यू कांट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इफ यू आर एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आपने डेट है पे नहीं कर सके, यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द प्रोविंशियल असेंबलीज। और अगर आप पाकिस्तान की सर्विस में हो तो यू कांट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये 4 चीजें थी। ओवर टाइम इस लेजिस्लेचर को वीकन करने के लिए जो अमेंडमेंट्स हैं, और खासतौर पे वो अमेंडमेंट्स उस जमाने में आई व्हेन द असेंबलीज वर नॉट इन एग्जिस्टेंस, वी हैड मार्शल लॉज इन दिस कंट्री। और उस मार्शल लॉ के दौरान वो जो 2 क्वालिफिकेशंस मैंने बताई थी वो बढ़ के 7 हो गई। अब मुझे सादे कमीन और पता नहीं क्या क्या होना है, और मेरे लिए कोई और फैसला करेगा कि मैं इस्लामी तकाजे पूरे करता हूं या मेरे अच्छे कैरेक्टर का हूं कि नहीं हूं, और मेरे जो मुझे वोटर्स है वो नहीं करेंगे, उनसे पहले मेरे से ही सवाल हो जाएगा। और जो डिस्क्वालिफिकेशन थी जो मैंने बताया 4 थी, वो भर के, ऑनरेबल जजेस आर सिटिंग हियर, द लीगल कम्युनिटी इज हियर, यू वोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी दे आर बिकॉज दे कीप एडिंग ऑन टू इट। नाउ दे 16 डिस्क्वालिफिकेशंस कर दी हैं। जो हमारा ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था 1976 का, उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें रिटर्निंग ऑफिसर देखता था आपकी स्क्रूटनी के लिए। मैं ये सिर्फ बता रहा हूं कि लेजिस्लेचर को वीकन कैसे किया गया, सो दैट वी आर नॉट एबल टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें क्या था कि एक तो वो चेक करे कि मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं, क्वालिफिकेशन की मैंने बता दिया कि क्या थी। दूसरा कि मेरा प्रपोजर या सेकेंडर वो क्वालिफाइड है टू प्रपोज और सेकेंड मी और नॉट। और तीसरा था एक डिपॉजिट देना है। ये 3 चीजें वो देखता था, और वो आपके नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव या डिसअप्रूव करता था। फर्दर टू दैट, आगे चलें आप, जो
2017 का लेटेस्ट हमारा इलेक्शन लॉ है, उसके अंदर उसको कह दिया जाता है कि जी आप एफबीआर, स्टेट बैंक, एफआईए, नैब, पुलिस सबसे मवाद मंगाएं और कोशिश करें कि इसको डिस्क्वालीफाई करें, कि ये कैसे डिस्क्वालीफाई हो, कैसे लेजिस्लेचर वीकन हो। मैं ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं, जब when he was made judge of the Lahore, sorry, the chief justice of the Lahore High Court, उसके अगले दिन अखबार में, द न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था, जिन साहब ने लिखा था, renowned lawyer and now an honorable judge, उन्होंने उसमें लिखा था कि somebody like him being appointed Chief Justice of Pakistan's largest province is a miracle. So that miracle did happen. ये जो मैं आपको बता रहा था 2013 में खास तौर पे, उससे पहले भी होता रहा है। मेरी obviously my experience is limited. I've only fought 5 elections. लेकिन उस इलेक्शन के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने सवालात जो करने शुरू हुए, यही ना कैरेक्टर देखना है कि नहीं देखना है, वो घरों में चले गए। एंड एट दैट टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैड पास्ड एन ऑर्डर कि आरओज इंट्रूसिव क्वेश्चंस नहीं कर सकते, वो रैंडम क्वेश्चंस नहीं कर सकते स्क्रूटनी के दौरान, और उससे फर्क पड़ा। 2018 वाज अ लिटिल बेटर। खैर, ये तो हो गया पहला हमारा स्टेप। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 76 ओरिजिनल एक्ट, उसमें अगर किसी के कागजात नामजदगी लेजिस्लेचर में जो जाना चाहता है एक्सेप्ट हो जाते थे, तो उसके खिलाफ अपील हो नहीं सकती थी। देयर वाज नो अपील अगेंस्ट इट। हाँ, वो रिट जुरिस्डिक्शन में चला जाए तो और बात है कोई, लेकिन उसके बाद वो जो अपील का एक प्रोसेस शुरू कर दिया है। So when we try, the legislature, a member wants to go contest an election, he has to go through the scrutiny, और उसके बाद मैं चले, बहुत अच्छी बात है अगर मान लें ये स्क्रूटनी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी तो आप जो फिल्टर करके निकालते हैं, मेरे जैसे लोग भी आ जाते हैं जिनके ऊपर कई बार फिर लिटिगेशन शुरू हो जाती है, तो वो स्क्रूटनी का फायदा क्या हुआ, उस फिल्ट्रेशन का इतना फायदा क्या हुआ। So again, let the मेरा personal ख्याल, let the people decide. They are the best judge. The original constitution, I may be wrong. Law को जैसे I'm not a lawyer. जैसे मैं समझता हूँ, our original constitution, our original representation of People's Act, a convict could be elected from jail as a member of the parliament. There was no bar against it. बाद में फिर वो सारी चीजें जो आई उसके बाद की बात है। चलो, ये तो हो गया इलेक्शन से पहले की बात। मैं ये सारी बात कर रहा हूं लेजिस्लेचर को वीकन करना, ये इंस्टीट्यूशंस को वीकन करने की बात कर रहा हूं, ताकि वो, जैसे मैंने कहा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड ना कर सके आइन को, जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस चीज की। हमारे आइन में है, आर्टिकल 225 है कि जी अगर कोई इलेक्ट हो जाए, ये सारे मराइल के गुजरने के बाद वो इलेक्ट हो जाता है, द ओनली वे टू चैलेंज एन इलेक्शन इज थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन। आर्टिकल 225 lays that down, the procedures laid down in representation of people's act। और उसके बाद आपके कवानीन जो होते हैं, एक ट्राइब्यूनल बनता है, हर एक पे शर्त है कि जी आप इलेक्शन गेजेट होने के 60 दिन के बाद किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, तो 2 महीने ये हो गए। उसके बाद ये लाजिम 76 के लॉ में था, 2017 में भी है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज कर दिए गए। 76 के लॉ में था that the tribunal has to decide that case within 4 months. So if I am elected to the parliament, I have a 6-month period where I should be worried that I might get disqualified.
2 months for somebody to file an appeal against me, 4 months for the tribunal to decide. 2017 में यही था. इसलिए ये जरूरी इसलिए कि अगर आपने लेजिस्लेचर को, आपने मेंबरान को इंडिपेंडेंट रखना है, तो ये जो तलवार लटकाई हुई है वो आपने उससे हटानी होगी. और 2076 के कानून में था कि जी अगर 4 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्राइब्यूनल को हेड करता है वो कमिश्नर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह सकता है कि जी फलाना शख्स इसको डिले कर रहा है, इसको आप तब तक सस्पेंड कर दें ताकि वो ज्यादा चले. 2017 में इसलिए कि कोई भी केस, आई मे बी रॉन्ग, मे बी कोई हुए हो, आई डोंट वांट टू मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस थिंग्स नेवर गेट डिसाइडेड इन 4 months. और उसके बाद अब उन्होंने उसको लेजिटिमाइज कर दिया है 2017 के कानून में कि हाँ आप डिले कर सकते हैं, आप पैसे भरते रहे सिर्फ डिले के. सो दिस इज हाउ द लेजिस्लेचर इन माय ओपिनियन हैज बीन वीकन्ड. अब आ जाएं एग्जीक्यूटिव पे. मेरा यह ख्याल है कि जिस तरीके से लेजिस्लेचर को वीकन किया गया उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव को भी वीकन किया गया ओवर टाइम. And through a plan के अगेन जो मैंने कहा कि ये डिफेंड, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को. हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 248 है which gives immunity to the executive, the president, the prime minister, the governors, the chief ministers, federal and provincial ministers, that they are not answerable to any court for exercise of powers and performance of their functions. हमारे जो सारे कवानीन बनते हैं उसमें भी ये शिक्कें होती हैं सारी जो असेंबलीज बनाती हैं. बट हकीकत क्या है? हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है. अगेन एग्जीक्यूटिव को वीकन करना है आपने, तो एक पूरा तरीक़ाकार निकाला. इस वक्त हमारी असेंबलीज के, मेरे पास नंबर्स इस वक्त याद नहीं, टाइम होता तो मैं शायद वो टोटल देख लेता, बट मैं सेफली कह सकता हूँ खास तौर पे ऑपोजिशन के कम से कम 50% मेंबरान के ऊपर किसी न किसी जगह पे केसेस चल रहे हैं. हमारी सारी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पे केसेस चल रहे हैं इन परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटी. आई एम फेसिंग केसेस. It was kind of you to call me here. I'm on the accused in cases, will probably be appearing in front of you. But आपने इस तरीके से वीकन किया है और हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये सिचुएशन आ गई है. और फैज साहब का एक और शेर याद आ जाता है इसी रेलेवेंस से कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें. और अगर हम कुछ कह देते हैं, अगेन सर आई नो आई मे बी ट्रेडिंग ऑन uncharted territory here. I don't know what will happen to me, but a lot has happened in the last 20 years that I've been in politics, and I've become used to such things. तो कुछ अगर कहो बहुत ही एहतराम से, हमें वो कंटेम्प्ट के बारे में बताया जाता है कि जी कंटेम्प्ट हो जाएगी. मेरे हालत ये है कि ख़ास तौर पे हमारे जो वुज़रा कानून के होते हैं, अगर कोई बात कह दो तो पीछे से, अभी मुझे पता नहीं, मुर्तज़ा पीछे आके कोर्ट खींचने लगे कि जी आप ये ना कहें, ये चीज़ें ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं. लेकिन यस, वी आर हिट विद दीज थिंग्स. और ये फिनोमेना जो कि सिवाय मेरा ख्याल में भी, अगेन आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, इन मोस्ट डेवलप्ड जुडिशरीज कंटेम्प्ट के कानून कवानीन ख़त्म हो गए. बरतानिया में 80s में एक फेमस स्पाई कैचर केस हुआ था. उसमें वो बड़ा उनका अखबार है डेली मिरर, उसने 3 ऑनरेबल लॉर्डशिप्स के उल्टी तस्वीरें छाप के और उसका कैप्शन दिया था यू ओल्ड फूल्स. उस
वक्त लॉर्ड टेम्पल्टन थे, उनसे लोगों ने अप्रोच किया, देखें, उन्होंने कहा जी मैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा। इसलिए पार्टली ये ठीक है, आई एम ओल्ड, सो देयर इज नो डिनाइंग दैट। बाकी उनके ख्याल में आई एम अ फूल, आई डोंट थिंक आई एम, बट दैट्स फॉर पीपल टू डिसाइड, दैट्स सिंपल परसेप्शन, बट आई वोंट स्टार्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फॉर दिस। और इस वजह से मैं कहता हूं अगेन, दिस weakens, in my opinion, both the legislature. So what I'm saying is that sometimes the institutions play against other institutions. This weakens judiciary, this weakens executive. ये चीज़ें होती हैं। और जैसे अभी मैंने कहा, जुडिशल की वीकन करने की इदारे, तो अगेन एट सम टाइम्स the judiciary is used to weaken the executive, to weaken the legislature. Again, sir, you are here, so I, take the liberty of quoting from one of your judgments. Justice Mansoor Ali Shah Sahab ki, it's judgment इसी साल की है. This was regarding किसी शख्स को उसने चैलेंज कर दिया, जी मुझे नौकरी सरकार ने नहीं दी, मुझे फलाने डिपार्टमेंट में मैंने इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया था, मुझे नौकरी नहीं दी गई, और वो कोर्ट चला गया। ऐसे हमारे यहाँ रोज दरखास्तें आती हैं वैसे इस टाइप की कि नौकरी दे दो, हम दे देते हैं, अदरवाइज कंटेम्प्ट हो जाती है हमारे ऊपर। लेकिन सर, वो जो मिरेकल की बात कर रहे थे, और मैं आगे भी जाके बात करूंगा, मैं ये पढ़ देता हूँ, इस एंड आई कोट फ्रॉम दिस जजमेंट इन सर, इसका है, when judiciary encroaches upon the domain of the executive, as in this case, where the learned judge disregarded the eligibility criteria and the recruitment policy of the executive authority and assumed the functions of the executive, it is said to commit judicial overreach, which occurs when courts act beyond its jurisdiction and interferes in areas which fall within the executive and or legislature's mandate. Through such interference, the court violates the doctrine of separation of powers by taking on the executive functions upon itself. The instant case is that, basically you get the idea कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. So this has been acknowledged by the judiciary itself. Yes, there is judicial overreach. Yes, sometimes they do encroach the domain of the executive and the legislature, and in my opinion, ये तीनों सतून जो हैं, इनमें से एक भी वीकन होगा तो हम तीनों अपनी वो ड्यूटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकेंगे. हमारे लिए जरूरी कि हम तीनों एक साथ हों. मैंने बात की एग्जीक्यूटिव की, मैंने बात की लेजिस्लेचर की, जुडिशरी पे आ जाऊं. आज बहुत खुशी हुई. आई heard speech of the Honorable Chief Justice of Pakistan in an event in Lahore. बहुत खुशी हुई, और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कहा कि जी हम प्रेशर नहीं लेते, हम डिक्टेशन नहीं लेते. और उन्होंने आगे बढ़ के ये भी कहा कि अगर कभी किसी ने ऐसी कोशिश की तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम ये प्रेशर और डिक्टेशन नहीं लेंगे. वेरी वेरी वेलकम वर्ड्स फॉर द जो मुझे आज सुनने को मिले. मैं अपने लिए ये नहीं कह सकता. मैं आई एम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. आई एम एक्चुअली वेयरिंग टू हैट्स. आई एम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. आई कांट से फॉर माई सेल्फ, आई एडमिट कि मैं डिक्टेशन नहीं लेता, मैं प्रेशर नहीं लेता. लेकिन इट इज वेरी हार्टनिंग टू लर्न that the third pillar of the state does not take dictation and does not take pressure. और इसी से मैं अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में जाता हूं कि आइन के अंदर कहा गया है कि प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आज चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था कि हम जमहूरियत के साथ हैं, और ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइन के प्रीएम्बल में, प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी. और अगेन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक पेपर मुझे नज़र से गुजरा, विच ही रोट
I believe when he was not, I'm sure he was not a judge at that time, he was advocate of the Supreme Court, और उसका टाइटल था Salvaging Democracy, Judiciary Our Last Hope. Or I'll just quote a few paragraphs from that article that he wrote, a paper that he read. And I quote, "In the past, the judiciary has failed to honor democracy by allowing undemocratic traditions to take root. However, the past must not hamper our future. In future, the judiciary will have to step out of its colonial formalism and traditional common law conservatism and translate itself into a robust, enlightened and progressive judiciary." ये जस्टिस साहब ने कहा था, एडवोकेट मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल कहा था. And he ended the conclusion of this paper was, if the judiciary is prepared to take the challenge, and if the Supreme Court is willing to lead the way to preserve, protect and defend the Constitution by going the extra mile, we can hope to salvage democracy. Sir, I've told you, I'm part of the executive, I'm part of the legislature. I don't feel confident enough. But आप Supreme Court जब कह रही है, and you yourself have said this, we are looking towards Supreme Court and you lead the way, sir, we will follow. The legislature will follow, the executive will follow. और अपनी ये पार्ट को खत्म करने से पहले फिर फैज का एक शेर पढ़ देता हूं. अगर आज औज पे है ताला-ए रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं. जो तुझसे अहद वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिश लैल और नहार रखते हैं. इंशाअल्लाह ताला ये इलाज हमारे पास है. हम ये तीनों एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर मिलके हमारे मुल्क में जो 4 दिन की खुदाई वाले हैं, उनसे अपने आईन को अपनी पूरी ताकत में वापस ला सकते हैं. बिफोर आई एंड, जो मैं इधर बुलाया गया था, सेक्रेटरी साहब ने बात की थी, 2-3 चीज़ें थी मैंने नोट डाउन भी की. और असल में आप वकीलों ने अपना एक एजेंट हमारे बीच में बिठा दिया है. मुर्तज़ा वहाब साहब जहाँ बैठते हैं वो यही बात करते हैं. फिर हमारा पीपल्स लॉयर फोरम इतना स्ट्रांग है कि वो ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी काबीना को कन्विंस कर लेता है बड़ी जल्दी से. तो जो एक रिक्वेस्ट आई थी कि जी सिंध के सारे वकला की हेल्थ इंश्योरेंस का कोई इंतज़ाम किया जाए, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हुकूमत सिंध ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और इंशाअल्लाह ताला वो फाइनल प्रोसेस में है और वो हो जाएगा. इसके साथ साथ एक और बात की थी पार्किंग के सिलसिले में. मुर्तज़ा ने फिर मुझे यही थी बात, और मैं इंशाअल्लाह ताला एक जो ऑप्शन बताया है इन्होंने वो देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह आपके जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करके हम कोशिश करूँगा कि वो चीज़ भी हो जाए और वो पार्किंग अवेलेबल हो जाए. एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी कैबिनेट मीटिंग थी 2 दिन पहले और हमने एक रिकमेंडेशन की है. वो रिकमेंडेशन आगे जाने के लिए मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करनी पड़ेगी और फिर मैं गवर्नर साहब को भेजूंगा. हमने रिकमेंड किया है सूबाई काबीना ने कि जी हम मीरपुर ख़ास में एक सर्किट बेंच सिंध हाई कोर्ट का बनाएंगे. ये भी मैं इधर सबको बताना चाह रहा था. तो इंशाअल्लाह ताला
जैसे मैंने कहा कि सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ दिनों बाद फिर मुझे इधर खड़ा होना पड़े, तो कुछ सपोर्ट मुझे इधर मिल जाए लोगों से कि इधर जब आएंगे, इसलिए कि वो जब सियासत में आए हैं ना, तो ये मुझे पता नहीं था वैसे। देखिए जब मैं सियासत में आया था ना, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मैं बड़ा अमेरिका में नौकरी कर रहा था, बड़े मज़े में अभी ज़्यादा हूँ इसलिए कि मैं आई एम सर्विंग पीपल नाउ, आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन इन द लास्ट 20 years ऑफ माई लाइफ। उन्होंने कहा कि इधर आ जाओ। मुझे क्या पता था कि इसके साथ साथ ये भी होगा कि हर वक्त आपकी नीयत पे शक किया जाएगा, हर वक्त आपकी नीयत पे शक किया जाएगा। और अब इस चीज से के आदी हो गए और खुद अपने आप पे शक करते हैं बहुत ज्यादा, हर चीज करने से पहले कि गड़बड़ हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े तामुल से मुझे सुना। आई अपोलोजाइज इफ आई सेड एनीथिंग विच जो किसी को बुरा लगा हो, बट आई स्पोक फ्रॉम माई हार्ट। अगर हम जो हमारे ऊपर आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब मिलकर पूरी नहीं करेंगे, ये मुल्क कहीं आगे नहीं जाएगा। इस मुल्क की वाहिद हल जमहूरियत है, इस मुल्क का वाहिद हल आइन की पासदारी है। आइन की पासदारी हम सबका फर्ज है, आइन का दिफा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।